तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के घर जम्मू कश्मीर भाजपा लीडरान की नई दिल्ली में मीटिंग, जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत और सऊदी अरब के माबीन मुआहिदा, इमसाल 1,75,000 से जायद भारतीय आज़मीन हज करेंगे। और वादी कश्मीर में शबाना ठंड का जोर टूट गया, 12 और 13 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वज़ीर दफा राजनाथ सिंह के घर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर अहम मीटिंग हुई है। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के बड़े लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की है। आपको बता दें, रविंदर रैना, अशोक कोल, जुगल किशोर मीटिंग में इन्होंने शिरकत की है। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से। दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई है और ज़रा सी खबर है कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को लेकर इस मीटिंग में बात हुई है। आपको बता दें, कल रात देर गए वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में भी मीटिंग हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी क़यादत ने शिरकत की थी और इस मीटिंग में भी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बात हुई थी। और आज भी सिंह के घर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर अहम मीटिंग हुई है। आपको बता दें, बीजेपी के बड़े लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की है। रविंदर रैना, अशोक कोल और जुगल किशोर मीटिंग में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई है। और आपको बता दें, पेदर पे मीटिंग हुई है। रात देर गए वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी क़यादत ने शिरकत की और मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बात हुई है। न्यूज़ रूम चलेंगे, जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आया है, अपडेट कीजिएगा। थोड़ी देर पहले ये मीटिंग ख़त्म हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की लीडर्स कल वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिले थे, उनमें से चंद लीडर्स आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाही दिलाई। और स्पेशली जो पुंछ रजौरी के अंदर जिस तरीके से अक़लियती फ़िरके से वाबस्ता लोगों को निशाना बनाया गया और लगातार वहाँ पर जिस तरीके से VDGs को अब दोबारा से हथियार फराहम किए जाने, इन पूरे मामलों पर जो है तबादला ख्याल किया गया है। और आने वाले दिनों में वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर और दीगर मामलों पर तबादले ख्याल होने की उम्मीद वहाँ पर की जा रही है। अगरचे सरकारी तौर पर न तो वज़ारत दिफा की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से कोई बयान जारी किया गया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान इस वक्त जारी किया गया, ताहम हमारे जो ज़राया वो यही बता रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और स्पेशली पुंछ रजौरी की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुज़ाकरात की गई है, बातचीत की गई है और जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके का काम किया गया, जो कुछ काम हो रहा है, उस पर उन्हें आगाही दिलाई गई और मज़ीद इजाफी कुंभक और इजाफी दस्ते की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से इन इलाकों के लिए की गई है। इशफाक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेदर पे मीटिंगें हो रही है, कल शाम देर गए अमित शाह की सदारत में मीटिंग हुई और आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत उनके घर पर एक मीटिंग हुई है। तो कयास से लगाया जा रहा था कि इंतखाबात के हवाले से बात होगी, तो इस हवाले से क्या कुछ खबर है? देखिए, कल जो आला सतही इजलास रात तकरीबन 9 बजे शुरू हुआ वज़ीर दाखिला साहब की रिहाइशगाह पर और तकरीबन 90 मिनट तक वो चला है। उसमें बुनियादी तौर पर जो हमें भारतीय जनता पार्टी के करीबी ज़रायों से मालूम पड़ा है और दाखिला वजारत के जो ज़राया हमारे जो उन्होंने कंफर्म किया वो यही है कि जिस तरीके से जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर हुआ करता था, अब एहतजाजों का शहर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से रहबर खेल हो, रहबर जंगलात हो और दीगर
दीगर मुलाजमीन जिस तरीके से लगातार सरापा एहतजाज है और अपने एहतजाज में वो काफ़ी शिद्दत भी ला चुके हैं, उन्हीं को लेकर कल तबादला ख्याल किया गया कि ये जो नौजवान सड़कों पर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, PHE एम्प्लॉयज़ है, CIC ऑपरेटर्स है और दीगर लोग हैं, इनके जायज़ मुतालबात को किस तरीके से हल किया जाए। और बीजेपी ने एक रोड प्लान बनाया था जिस रोड मैप को लेकर दाखिला वजीर ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि दाखिला वजारत इसे हमदर्दाना गौर ज़रूर करेगी और इस प्रपोजल को चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के पास भी लिया जाए और उन्हें भी दिखाया जाए और उन्हें भी अप्राइज जो है वो अकॉर्डिंगली किया जाए, क्योंकि काम एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही करना है। तो एक तरफ से मुलाजमीन का ही मामला जो है वो सबसे ज़्यादा सर चढ़कर वहाँ पर बोला है। नो डाउट कि पुंछ राजौरी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी दाखिला वजीर से गुफ्तगू हुई है। इस दौरान दाखिला वजीर ने यह साफ कर दिया है कि फोर फ्रंट पर जो दो लाइनें काम कर रही है, एक सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरा इंटेलिजेंस एजेंसियां, दोनों एक दूसरे के तालमेल में है और बेहतरी के साथ काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो लोग भी उस जुर्म के पीछे है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों फायरिंग करके अक़लियती फ़िरके के कई लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। साथ साथ सरहदों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, VDGs के हवाले से गुफ्तगू हुई है। तो ऑलमोस्ट जो 70 to 80% कॉन्टेंट था वो एहतजाजी मुलाजमीन थे, बाकी मामले जो थे वो पुंछ राजौरी वाला चला है। सियासत की अगर हम बात करें तो चुनाव के हवाले से शायद ही कोई बात कल हुई हो, क्योंकि खुलकर न तो दाखिला वजारत ने कोई बात कही है और न ही बीजेपी ने इस पर कोई बात कही है। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है, चूंकि कल का दिन इंतहाई अहम है, कल दो अहम इजलास बीजेपी के होने जा रहे हैं। एक इजलास, ये जो दो इजलास होने जा रही है जम्मू के अंदर होने हैं, एक में पार्टी के सभी लीडर्स को बुलाया गया है कल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, उनके साथ और मुख्तलिफ जो यूनिट्स इनके हैं उनके हेड्स को बुलाया गया, उनके साथ एक तबादला ख्याल होगा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। और शाम को फिर कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया है। तो ये कल का दिन भी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस रखता है और शायद यही वजह है कि आज दाखिला वजीर और वजीर खारजा के वजीर दिफा के साथ मुलाकात करने के फौरन बाद सारे लीडर जो है वो जम्मू की ओर रवाना हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दें, बड़ी और आम खबर दिल्ली से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के घर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर इस पर मीटिंग हुई है और बीजेपी के बड़े लीडरों ने इस मीटिंग में शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत हिंद ने आज सऊदी अरब के साथ 2023 के हज के लिए एक दो तरफा माहिदा पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद ऐलान किया गया इस साल 1,75,000 से ज़्यादा भारतीय आज़मीन हज का सफ़र करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन ने बताया कि हुकूमत हिंद ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब के साथ दो तरफा माहिदे पर दस्तखत किया है। इस साल भारत से 1,75,025 आज़मीन हज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि भारत से तकरीबन 2 लाख आज़मीन हज 2023 का मुक़द्दस सफ़र करेंगे और हज 2023 के फार्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई मीटिंगें की है कि आज़मीन हज को इस साल पिछले सफ़र के मुकाबले बेहतर सहूलियात मिले और इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम खामी को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि भारत के तमाम आज़मीन हज पहले की निस्बत बहुत आसानी से हज अदा करे। उन्होंने कहा कि इस साल ख़वातीन भी बग़ैर मुहर्रम के हज कर सकती है और हर हाजी को जमजम का पानी बगैर किसी परेशानी के दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हज फार्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे और मुंतखब आज़मीन की फ़हरिस्त भी बहुत जल्द शाया कर दी जाएगी। आज़मीन को सामान पैक करने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा और मुतल्लिका हज हाउस पर भी इन्हें दोस्ताना तरीके से सहूलत फराहम की जाएगी। आज़मीन हज की तरबियत का शेड्यूल पेशगी दस्तयाब कर दिया जाएगा और आज़मीन हज के लिए अदायगी का तरीका भी, तरबियत की सहूलत भी दस्तयाब कराई जाएगी और हर हाजी को अदायगी के बारे में पेशगी मालूमात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इस साल हज को सस्ता करने को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्रांसपोर्ट नगर के अपग्रेडेशन का सही बुनियाद रखा। एलजी ने इस मौके पर कहा कि इससे खिते में इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मी को नए सिरे से फ़रोग मिलेगा और एक कारोबारी मरकज़ के तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की शान को बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि आम शहरियों और यूनियन टेरिटरी के बाहर से आने वाले ताजरों को भी सहूलत फराहम करेगा। तो कैसे उनका जीवन सुधरेगा? उसमें भी लगभग 1,80,000 ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे किसान हैं,
अब एग्रीकल्चर में एक बड़ा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और मैं ये बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि देश के शायद किसी राज्य ने ऐसी एक योजना बनाई है जो जम्मू कश्मीर ने बनाई है। आने वाले 5 वर्ष में ये जो 70% आबादी है जो कृषि से जुड़ी हुई है, पूरा जीवन उसका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये 2-4 मुद्दे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, कृषि कैसे आगे बढ़ेगी, रोजगार के साधन क्या होंगे, कनेक्टिविटी हमारी कैसे बेहतर हो सकती है, ये 4-5 बड़े मुद्दों पर मिलकर के काम अगर सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। और इस मानसिकता से भी अब बाहर आ जाना चाहिए। ये बहुत दिन हो गया कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ होगा, वो जमाना खत्म हो गया जब कोई अन्याय कर सकता था। उस मानसिकता से भी लोगों को बाहर आने की, अब जो सरकार है, अब जो भारत में खासतौर से सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वो जम्मू छोड़िए किसी एक इलाके के साथ अन्याय हो ऐसी व्यवस्था अब इस देश में नहीं चल सकती, और न जम्मू कश्मीर में चलने वाली। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमको इस मनस्थिति से बाहर आकर के वास्तविक विकास के जो मुद्दे हैं, हम सबको मालूम है, जब हम मांग उठाते हैं तो सबको मालूम रहता है क्या होने वाला है और क्या कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अब अगर जब मैं राजनीति में था तो मैं भी यही करता था। मैं जानता था कि ये इस जन्म में नहीं होना है, तो भी मांग पत्र में उसी को सबसे ऊपर लिखता था। तो लिखने के लिए लिखा जाए वो चलता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये नहीं होना है, कभी नहीं होना है, फिर भी हम उसी के लिए जोर देंगे। मुझे लगता है कि इससे व्यवस्था हम बेहतर नहीं बना सकते। तो एक बेहतर व्यवस्था बने, पढ़ाई लिखाई का वातावरण है अच्छा हो, विश्वविद्यालयों में खासतौर से उच्च शिक्षा में भी एक बड़ा परिवर्तन यहाँ आवे, इसकी कोशिश की जा रही है। और 2 बातें बहुत साफ तौर पर, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं और एकदम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि जितना दम होगा भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार पर प्रहार अंतिम समय तक होता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। और ये हमें पता है कि आदमी है तो भ्रष्टाचार है। जहां आदमी का हस्तक्षेप कम होगा वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। अब पूरा सिस्टम मैं बदल दूंगा ये भी मैं जानता हूं कि वो रात एक दिन में होने वाला नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि वास्तव में इसमें सफलता न मिल जाए। 400 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हो गई, और केवल सर्विस नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के टहठन गांव में पहली बार बिजली मुहैया की गई है। 200 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के टहठन नामी गांव के लोग अब तक तवानाई के हुसूल के लिए लकड़ी और रोशनी के लिए मोमबत्तियों जैसे रिवायती जराया पर गुजर बसर करते थे। गांव को अब मरकजी हुकूमत के एक स्कीम वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत बिजली मिली है। अनंतनाग के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने कहा कि हमने 2022 में नेटवर्किंग का अमल शुरू किया था, लेकिन एक हाई टेंशन लाइन को टैप करने का मसला था, तो हम आज इस दूर अफ्तादा इलाके को बिजली फराम कर दी गई है। हमने यहाँ 63 kV ट्रांसफार्मर नस्ब किया है। उन्होंने मजीद कहा कि गांव के मकीन ने 75 सालों में पहली बार बिजली देखी है। बिजली देखते ही गांव के रिहायश को रक्स करते और जश्न मनाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि हमने आज पहली बार बिजली देखी है, हमारे बच्चे अब रोशनी में पढ़ेंगे और वो खुश होंगे। बिजली न होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अब तक तवानाई की ज़रूरियात के लिए रिवायती लकड़ी पर इन्हिसार करते थे, हमारे मसाइल अब हल हो गए हैं। लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद हमारे नुमाइंदे फिदा के पास भी आपको लिए चलेंगे। जी, पहले तो हमने बिजली कभी नहीं देखी। पहले तो हम डीसी साहब के और पावर डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बिजली हम तक पहुंचाई। इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी बिजली। जी, ये पहली दफ़ा है जो यहाँ बिजली शुरू हो रही है। तो कितने मुश्किलात थे आपको? जी, बहुत मुश्किलात थे हमें यहाँ बिजली के, और भी बहुत मुश्किलात हैं हमें। मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात। दिया जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे। जी, अब हम बहुत खुश हैं बिजली पहुँची। मेरा नाम मोहम्मद असलम। बहुत खुश है आज हमने पावर के नीचे खाना खाया, बहुत खुश हैं हम। और यहाँ से आगे कोई नहीं है, मतलब बस्ती यहाँ की 50-60 घर है हमारा। बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए हम, और
इससे शुक्रगुजार हैं। पहले क्या कभी बिजली देखी थी? नहीं सर, जब से तकरीबन 20 साल उम्र हो गई है मेरी भी, हमने कभी ज़िंदगी में इधर पावर नहीं देखी थी। तो इसके लिए आज हम बहुत खुश हैं अपने। और मोबाइल चार्ज करने के लिए तो हम खुद डोरू बाज़ार में जाते थे, जो कि 1-2 घंटे जाने के लिए और 2 घंटे आने के लिए। और यहाँ पे बहुत खुशी है आज हमको कि हमने हमारे घरों में पावर आई, इस चीज़ की बहुत खुशी है हमें। अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब, पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हम यहाँ KPDCL सब डिवीज़न डोरू में मुलाजिम है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम हैं। नज़ीर अहमद है, ये है इंचार्ज सेक्टर अब्दुलरशीद वीरी है, ये हमारे साथ यहाँ है। हमारे JE साहब भी यहाँ साथ है, वो यहाँ ऊपर गए हैं, वो कनेक्शन देते हैं और इस लोगों को पावर देते। हमने ये जो ये स्कीम थी ये PMDP में हमें आती है। ये हमने 2019 में शुरू की थी, बल्कि बीच में ये स्कीम हमें रुक गई और काम पूरा नहीं हुआ उस साल। इस साल हमने इसको 2022 में हमने इसको कंप्लीट किया। इस साल भी इसमें एक इशू था, इसमें हमें नीचे से HT लाइन का इशू था, वो हमारे KPDCL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने खुद। चलिए अनंतनाग आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे फिदा इस वक्त हमारे साथ है। फिदा, 75 सालों में इन्होंने आज पहली बार बिजली देखी है, इससे पहले इनका गुजारा कैसे हुआ करता था? देखिए ज़ोहर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम टचन टॉप की बात करेंगे, उसकी टोपोग्राफी की बात करेंगे, तो जहां पे हमें महकमा की पीठ थपथपानी चाहिए और महकमा की तारीफ है तो खुद लोग कर रहे हैं कि उस इलाके में, यानी कि वो एक पहाड़ी इलाका है और आखिरी पहाड़ भी पड़ता है। अगर हम दूरू की बात करेंगे, वहां पर बिजली पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और वहां के लोगों ने कहा कि किसी की उम्र 65 है, किसी की उम्र 40 है, किसी की उम्र 15 है, किसी की उम्र 5 साल है। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमने अपने घर में बल्ब को जलते हुए देखा है। इससे पहले हमारे घरों में सोलर लाइट होती थी, उसी का गुजारा करते थे, लेकिन हमारा जो मोबाइल है वो कभी हमने अपने घर में चार्ज नहीं किया। अब जो मोबाइल है वो हम अपने घरों में ही चार्ज करते हैं और ये एक बड़ा ख्वाब था जो सरकार ने पूरा किया। लोग यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तारीफें कर रहे हैं, लोग यहाँ पर महकमा PDD की तारीफें कर रहे हैं, लोग खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले जो विजुअल्स है और सबसे पहले जो स्टोरी है गुलिस्तान न्यूज पर चंद दिन पहले हमने दिखाई थी, लेकिन आज हमने क्यों एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि सरकार हमेशा कहती है कि हम वादाबंद है कि लोगों के जितने मसले मसाइल है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, लोगों का यही मानना था कि जब हम पैदा हुए तो हमारा एक ख्वाब था कि क्या इस पहाड़ी पर कभी बिजली पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब वहां पर खंबे लगाए गए तो उसके बाद थोड़ी सी राहत हमें मिली, लेकिन उसके बाद जब तार लगाई गई तो और राहत मिली। लेकिन जब हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर पहुंच गया तो हमने कहा कि अब तो जश्न मनाना जरूरी बनता है। तो वहां पर लोगों ने जश्न मनाया और उन्होंने वहां पर डांस भी की है, और यही नहीं कि बल्कि वहां पर उन्होंने ट्रांसफार्मर पर हमने तो मिठाइयां देखते हुए देखा है कि मिठाइयां वहां पर फेंकते हुए नजर आए, लेकिन इस बार वहां पर उन्होंने ट्रांसफार्मर पर अखरोट चढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अच्छी चीज है और इसमें हम अखरोट जो है वो फेंकेंगे। उसके बाद महकमा बिजली के मुलाजमीन ने भी कहा कि बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को हमने कबूल किया है। इससे फिदा वहां के मुकामी लोगों से आपने बात की तो उनका क्या कहना था कि पिछले 75 सालों में आखिर क्यों वहां पे बिजली बहाल नहीं की गई? देखिए ज़हूर, मैं आपको बता दूं, जो इलाका है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक पहाड़ी इलाका है और वहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा घर बसते हैं और वहां पर बिजली पहुंचाना ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि आखिरी पहाड़ है और उस पहाड़ पे चढ़ने में भी हमें काफी वक्त लगा। जब हमने शुरुआत की उस जंगल, क्योंकि जंगल का रास्ता पहले पकड़ना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं पे हम उस बस्ती में पहुंच गए जहां पर महकमा के मुलाजमिन पहले ही थे और वो वहां पर तार बिछाते हुए नजर आ रहे थे। और जब वहां पर एक बच्चे के साथ हमारी बात हुई जिसकी उम्र 5 साल है, जैसे कि ज़ोहर मैंने बता दिया, उसने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने कहा कि मैं KPDCL का शुक्रिया अदा करता हूं, यानी कि महकमा PDD का, और खासतौर पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का नाम जरूर लिया। उन्होंने कहा कि
जब ये ख्वाब पूरा हुआ, और मैं अब उम्मीद करूंगा कि जो मैं पढ़ाई पहले वहां पर हम मशाल जलाते थे उसके नीचे मैं पढ़ता था, लेकिन अब बल्ब जल गया तो बल्ब के नीचे अब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो हासिल कर रहा हूं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं पे यहाँ पर सरकार की और खास तौर पे अगर जिला इंतजामिया की बात करेंगे, उन्होंने काफी मेहनत की है वहां तक बिजली पहुंचाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। फिदा, ये थी हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जो हमें तफसीलात फराम कर रहे थे। इनका कहना था कि जनूबी कश्मीर की, चलिए इस वक्त और एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शैला रशीद के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शैला रशीद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शैला रशीद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और शैला के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। बड़ी और अहम खबर, शैला रशीद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और दिल्ली के एलजी ने शैला रशीद के खिलाफ इस हवाले से मंजूरी दी है। फौज के खिलाफ किया था मुतनाज़ा ट्वीट, इस पर अब इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और शैला रशीद की मुश्किलात में भी इस हवाले से इजाफा हुआ है। बड़ी और आम खबर, शैला के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, शैला ने मुतनाज़ा ट्वीट किया था जिसके बाद अब एलजी इंतज़ामिया हरकत में आई है और दिल्ली के एलजी इंतज़ामिया ने इस हवाले से कार्रवाई को मंजूरी दी है। न्यूज़ रूम चलेंगे जहां हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है इस हवाले से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जेएनयू की साबिक नायब प्रेसिडेंट और यूं कहे कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ सियासी लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली शैला रशीद की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इजाफा दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। चूंकि दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो वीके सक्सेना, उन्होंने उस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है, उस कार्रवाई पर जिस कार्रवाई पर दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार अब तक खामोश थी या यूं कहें कि उसमें कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, उस पर अभी से उस फाइल को ठंडे बस्ते में रखा गया था। लेकिन अब दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर शैला रशीद के उस मामले में सेडिशन का केस या सेडिशन के चार्ज को लेकर के कार्रवाई करने की अपील को मान लिया है या यूं कहें कि मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर इल्जाम ये था शैला रशीद के ऊपर के उसने 2019 में इंडियन आर्मी के खिलाफ ट्वीट किया था। 2 ट्वीट आए थे। 18 अगस्त 2019 का मामला है जब शैला रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा था कि शोपियां में वहाँ की आर्मी एक गांव में घुसती है, 4 बच्चों को 4 नौजवानों को ले जाती है कैंप में, फिर उसके बाद उसे निशाना बनाया जाता है। तो इस तरह का जो इल्जाम था, फर्जी इल्जाम था और इस तरह से झूठा इल्जाम इंडियन आर्मी पर लगाया गया था और इस तरह से इंडियन आर्मी पर इल्जाम लगा करके बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जाहिर सी बात है ये टोटल कार्रवाई जो थी एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी और पूरी तरह से मुल्क मुखालिफ सरगर्मी थी, जिसको देखते हुए उस वक्त कोशिश की गई थी कि इस पूरे मामले पर इंडियन आर्मी की तरफ से केस दर्ज हो। इंडियन आर्मी ने उस वक्त बयान दी करके सफाई भी दी थी कि ये जो कुछ शैला रशीद की जानिब से कहा गया है ये पूरी तरह से झूठ है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। बाद में तस्वीर भी साफ हो गई, जांच भी हुई तो मालूम पड़ा कि ये सारी की सारी चीजें झूठ थी, फैब्रिकेटेड थी, फेक न्यूज थी। अब चूंकि उस पूरे मामले में शैला रशीद फंस चुकी थी, उस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जानिब से उस पर बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई गई। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इस पूरे मामले में मंजूरी दे दी है और अब 18 अगस्त 2019 का ये पूरा मामला 2023 में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी के खिलाफ जो ट्वीट किया गया था शैला रशीद की जानिब से, उस ट्वीट के मामले में अब शैला रशीद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई सेडिशन की लॉ में होगी या नहीं होगी, ये कहने वाली बात, अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सेडिशन को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और सेडिशन पर इल्तवा रखा गया है, यानी होल्ड पर रखा गया हुआ है इस लॉ को, इस कानून को। तो फिर किस मामले में कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, या फिर ये पुराना मामला है इसलिए इस मामले में ही इसी केस में या इस कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, सेडिशन का चार्ज ही लगाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह है कि कार्रवाई के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। दिल्ली के गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और अपनी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल फील्ड में बनाई थी, फिर बाद में उस पार्टी से अब खुद को अलग कर लिया। ऐसा जो स्टूडेंट्स विंग है, पॉलिटिकल विंग जेएनयू की, उससे जुड़ी रही और एक जमाने तक के वो जेएनयू से अपनी कार्रवाई करती रही और इस जी
इस पूरे मामले में। तो ये पूरा एक करियर रहा है शैला रशीद का, लेकिन उस करियर के बीच में अब जो खबर ये मिल रही है कि चूंकि उसने जो ट्वीट किया था शोपियां के मामले में, उस पूरे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर खबर ये है कि अब कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई देगी। जो एंटी आर्मी ट्वीट था उसमें अब सेडिशन चार्ज के अंदर कार्रवाई होती है या फिर कोई और चार्ज लगता है, कोई और लॉ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस वक्त की बड़ी और आम खबर, शैला रशीद, आपको बता दें शैला रशीद ने मुतनाज़ा ट्वीट किया था। अब दिल्ली की एलजी इंतज़ामिया हरकत में आ गया और दिल्ली की एलजी इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चलिए, और एक बड़ी खबर, बड़ी और आम खबर इस वक्त की, हुकूमत शहीदों के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा हुई है। बड़ी और आम खबर आपको बता दें, 12 जमात तक अखराजात सरकार उठाएगी। बड़ी और आम खबर, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। और आपको बता दें कि शहीदों के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उनका खर्चा हुकूमत उठाएगी। हुकूमत शहीदों के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। उनकी यूनिफॉर्म, ये सब कुछ खर्चा अब हुकूमत उठाएगी। चलिए, मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे न्यूज़ एडिटर साहिल अमीन हमारे साथ है। साहिल, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ज़हूर, अगर हम शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों की बात करेंगे तो पहले ही सरकार ने एक रोड मैप उनके लिए तैयार किया था, ताकि जो शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया था। उसके बाद शहीद परिवारों की जानिब से बार बार ये मांग की जा रही थी कि इसमें कुछ तरमीम की जाए, और सरकार ने इस पर अब फैसला लिया है, तरमीम की गई है इस रोड मैप में। अब जो शहीद पुलिस एहलकार उनके बच्चे जो है 12वीं जमात तक तालीमी अखराजात जो है वो सरकार ने अपने कंधे पर लिया है। उसमें माहाना फीस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 3000 फी बच्चा फी माह होगी। उसके अलावा वर्दी के लिए अखराजात सरकार सालाना 10,000 रुपया और मुतल्लिका बोर्ड के जरिए तजवीज़ करदा जो निसाबी किताबें होंगी वो अखराजात भी अब सरकार ही अपने ज़िम्मा ले रही है। लेकिन उसके लिए उस रोड मैप में कुछ शराइत भी सरकार ने रखी है। उसमें यह है कि माहाना फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो अदा की जाएंगी वो हर 3 माह के बाद, यानी 3 माह की के रसीदें स्कूल से लानी होगी, और उसके बाद ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो ज़िला में होता है उसके पास वो रसीद जमा करने होंगे। वो उन रसीदों की जांच पड़ताल के बाद वो फीस की अदायगी की जो है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो इसी बुनियाद पर सरकार अदा करेगी। जबकि यूनिफॉर्म और किताबों पर आने वाले अखराजात के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर साल अप्रैल के महीने में ये जो यूनिफॉर्म और किताबों पे खर्चा आएगा या अप्रैल के महीने में सरकार अदा करेगी, और शर्त के साथ ये सारी चीज़ें अदा की जाएंगी। जबकि हुक्मनामे में सरपरस्त, जिनके जो सरपरस्त उन बच्चों के होंगे, उनके बराबर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी कि किसके पास है। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिस तरीके से कोई जवान शहीद पुलिस एहलकार है, उसकी बीवी दूसरी शादी करेगी, उससे अगर कोई बच्चा होगा वो अगर उसके साथ भी होगा, लेकिन उस बच्चे के लिए भी ये तमाम जो चीज़ें हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन है, फीस है, वर्दी या किताब, ये अखराजात सारे सरकार अपने जिम्मे लेगी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर शहीदों के बच्चों के लिए, क्योंकि अब 12वीं जमात तक के जो भी अखराजात होंगे वो अब हुकूमत के ज़िम्मे होंगे। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।